हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्पेस पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी होस्ट महम कासमी। आज के हमारे एपिसोड में वो इंसान आने वाले हैं जिन्होंने पिछले 40 साल अपनी जिंदगी के राजनीति को दे दिए। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही बड़े किसानी नेता हैं। उन्होंने मेहनत से, लगन से अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। मौजूदा एमपी हैं, पहले एमएलए रहे हैं, उनका परिवार भी पॉलिटिक्स में है। चलिए उनसे बात करने चलते हैं क्योंकि वो और कोई नहीं, श्री हरिंदर मलिक जी हैं। वेलकम सर। तो फिर आप पहला इलेक्शन आपने जीता 1985 में, उसके बाद आपने अभी 2024 में इलेक्शन जीता। तो उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में आपको क्या फर्क दिखता है? जब मूल्य आधारित राजनीति थी, अब मूल्य विहीन राजनीति है। राजनीति में गिरावट तो आई है और राजनीतिक लोग भी समाज के ही अंग है। समाज में जितनी गिरावट होगी तो उतनी राजनीति में भी होगी। और कोई उस समय वजूद भी होता था एमएलए एमपी का। अब तो अफसरों के रहमो करम को होता है एमएलए एमपी, कितना मान ले कितने न मान ले। जो लोग जानते हैं नियम नियमावली और जिनके बारे में अधिकारी जानते हैं कि ये आगे भी लिखेंगे, तेरे वरिष्ठ अधिकारी को भी कहेंगे, उनकी सुन लेते हैं, नहीं तो नहीं सुन। हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि अपनी सुना लेते। पहले की राजनीति में लोगों की वैल्यू ज्यादा होती थी, जो एमपी एमएलए मंत्री होते थे। आज उनकी वैल्यू कम हो गई। स्तर भी ऊंचा होता, विशेषाधिकार भी होता, प्रोटोकॉल भी मिलता था। एक पत्र लिख देते थे तो उसकी पहले तो रिसिप्ट आती थी और फिर 15 दिन के अंदर उस पर क्या कार्रवाई हुई और वस्तु स्थिति क्या है, दोनों बात लिख करके भेजता था अधिकारी। अब सभ्यता वो बात नहीं रही। अब माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से तो रिसीव आती है, अधिकारियों के यहाँ से नहीं आती। सब सारी पावर आपके अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर के पास है। और नहीं, देखिए पावर्स तो ये खुश हो लो, प्राइम मिनिस्टर का तो अपना उद्देश्य है। वो जो उनके मित्र हैं उन्हें लाभ करते हैं और वो डंके की चोट कहते हैं कि आपदा में अवसर तलाशो। वो तो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। राज तो ब्यूरोक्रेट्स चला रहे, ब्यूरोक्रेसी हावी है। नेता तो मशीन के सेंटर के मिनिस्टर पुंग है। तो जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बयान भी दिया था कि लोग बाहर ना जाएं, इंटरनेशनल ट्रिप्स ना करें, सोना ना खरीदें, लेकिन खुद उनके रोड शोज हो रहे थे और अभी वो इंटरनेशनल दौरे पर भी हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये कोई नई बात नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसके विपरीत करते हैं और तो अभी भी उसके विपरीत कर रहे हैं। देखिए, चुनाव में कहा करते थे कि जब भारत की सीमाओं पर केंद्र का अधिकार है तो देश में घुसपैठिया आए कैसे। और इनके टाइम से ज्यादा सामूहिक हत्याकांड कभी भी नहीं हुए। ये कहते थे हथियार आए कैसे, तो इनके टाइम में ज्यादा हो रहा। वो तो जो कहते हैं उसका प्रतिकूल हो, उसका उल्टा कर। उन्होंने कहा रोजगार देंगे, रोजगार छीन गए लोगों के। उन्होंने कहा कि सिलेंडर 400 से ऊपर नहीं होना चाहिए, गैस का सिलेंडर वो 1000 से ऊपर चला गया। इसी गैस के सिलेंडर के लिए धरने पर बैठते थे। इनके कहने में इन्होंने कहा था 15-15 लाख आएंगे सबके खाते में। रोज बैंकों में लोग खाते पूछते, मेरे हमारे खाते में आया कुछ, 15 पैसे भी नहीं आए। और जैसे पहले राजनीति में कोई भी नेता होता था, वो अपनी जीप में बैठ के गांव-गांव जाता था, हर एक इंसान से बात करता था, गरीब से, किसान से। आजकल सोशल मीडिया का बहुत दौर चल रहा है, सब सोशल मीडिया के थ्रू बात करना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल आदमी तो आज भी सब जगह जाता है। मैं सुबह घर से चला, पहले मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र में गया, फिर खतौली में गया,
फिर सरदने में गया, फिर मेरठ हमारे हमें पढ़ाया था डॉक्टर हरिओम पवार जी ने, उनके कार्यक्रम में गया। फिर मैं बिटावदा गांव है बुढ़ाना क्षेत्र में, उसमें गया। उसके बाद फिर हम हरसोली गए, इसमें हरसोली गए, वो चरथाव में पड़ता है। और फिर आए तो सभी लोग घूमते हैं, मैं ही अकेला नहीं, सभी राजनीतिक लोग घूमते हैं। तो जैसे आप समाजवादी पार्टी से हैं, तो समाजवादी पार्टी की एक इमेज बनी हुई है, जैसे गुंडा राज कहलाया जाता है। तो आपको लगता है ये बीजेपी का कोई साजिश थी या फिर कहीं तक ये सच्चाई भी है? नहीं, मुझे तो कहीं लगा है नहीं, मुझे किसी ने कहा भी नहीं कि आपकी पार्टी गुंडा राज की पार्टी है। ये पता नहीं आपको किसने बता दिया। ये आपकी अपनी सोच होगी या आपने अपने आज ये इजाद किया होगा। समाजवादी पार्टी तो किसान की और कमेरे की पार्टी, यहाँ तो किसान और कमेरे की बात होती है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी तो गुंडे को कभी स्वीकार नहीं करते, आदरणीय अखिलेश यादव जी तो। उनका जितना पाक साफ चेहरा तो किसी का राजनीति में है नहीं यहाँ। वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो कतई गुंडे पसंद नहीं करते। तो ये जो छवि बनी हुई है समाजवादी पार्टी की, कहाँ बनी है? अरे आपके स्टेट में 37 मेंबर पार्लियामेंट जीते हैं, उनके अलायंस में 6 जीते हैं, टोटल मिलाकर के 80 में 43 जीत गए। सरकार के जुल्म और जायज के बीच में जीत गए। तो अगर ऐसी मेज होती तो उत्तर प्रदेश की जनता कभी गुंडों को वोट ना करती। ऐसा कहीं नहीं है। उन्नाव कांड तो भाजपा वाले के लोग संलिप्त थे, हाथरस कांड में भाजपा के लोग संलिप्त थे, गाजियाबाद कांड में भाजपा के लोग संलिप्त थे। सपा के राज में कभी ऐसा नहीं। तो जैसे अब अखिलेश यादव जी हैं, आपको क्या लगता है कि वो अपनी पॉलिटिक्स में आइडेंटिटी बनाते हैं, इतने प्रसिद्ध नेता हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी उनको खींचती है पीछे या फिर परिवारवाद आ जाता है बीच में, या क्या है कि वो? आपको देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी को आप स्टडी करो, ना वो किसी के खींचने से खींचते और ना ही परिवारवाद को मानते, ना बढ़ावा। जहाँ स्थिति है कि उनके साथ जो है, भाई इन्होंने सरकार ने इतना धर्मवाद फैला दिया, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, तो उसमें 80 और 20 की लड़ाई हो जाती है। 20 सैकड़ा माइनॉरिटी के लोग हैं और 80 सैकड़ा मेजोरिटी के लोग। तो जब 80 सैकड़ा के वकील भाजपा बनेगी तो नुकसान तो होगा। फिर भी आपको प्रशंसा करनी चाहिए आदरणीय अखिलेश यादव जी की। वही चेहरा ऐसा है जिसके नाम पर 43 लोग जीत करके चले आए 80 में से। जी। जैसे पुराने वक्त में मुस्लिम नेता होते थे, जैसे स्वर्गीय मटरू मियाँ जी थे या स्वर्गीय मुनव्वर हसन जी थे, क्या आपको लगता है आज की राजनीति में जैसा आज का माहौल है उसमें कोई मुस्लिम नेता आगे आके उस मुकाम तक पहुंच सकता है? कभी राजनीति को धर्म और जाति के चश्मे से नहीं देखता। मटरू मियाँ और मुनव्वर भाई बहुत बड़े वर्कर थे, पर यह कहना बेईमानी है कि वो केवल मुसलमान के नेता थे। वो किसान और मजदूर के नेता थे। हमारे साथ दोनों एमएलए रहे हैं। और हम लोग बताना जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, ना उन्होंने की। दोनों स्वर्गवासी हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दी होगी अल्लाह ताला ने, ऐसा हमें यकीन है, पुरजोर यकीन है। उन्होंने हमेशा गरीब की मजलूम की लड़ाई लड़ी और उन्हीं के नेता रहे। तो जैसे गांव के स्तरों पे आपने इलेक्शन लड़े हैं, फिर आपने पार्लियामेंट में जाके भी इलेक्शन लड़े हैं, आपको क्या डिफरेंस दिखता है दोनों में? जब एक आप गांव से इलेक्शन लड़ते हैं, फिर आप एक पार्लियामेंट में जाके एमपी का इलेक्शन लड़ते हैं, तो नहीं, गांव में तो मैं चुनाव पीडीसी का, हमारा चुनाव भी ब्लॉक लेवल का चुनाव था, उसमें प्रोग्रेसिव फार्मर में बना था 82 में, प्रमुखी लड़े। और देखिए, चुनाव तो चुनाव है, आपको आदमी को कन्विंस करना होगा, उसकी वोट लेनी होगी। ऐसा ही पार्लियामेंट का, ऐसा ही चुनाव। चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है। और चुनाव में तो हार भी होती है, जीत की भी होती है। ना जीत करके कोई बहुत विद्वान हो जाता, ना हार करके कोई बहुत ही एक तरह से खराब हो जाता। तो फिर आपके पूरे राजनीतिक जीवन में
ऐसा कोई किस्सा हो या ऐसे कोई दौर हो जो आपको बहुत कठिन लगा हो, जो बहुत डिफिकल्ट हो आपके लिए? राजनीति में तो देखिए सभी दिन कठिन होते हैं। आप वर्कर हैं, आप नेता हैं, तो आपका दुख पब्लिक का दुख है। आप पब्लिक के सुख से सुखी रहेंगे और पब्लिक के दुख से दुखी रहेंगे। समर्थकों को रोज पीड़ा होती है तो वो कठिन होता है, तो रोज झेलते हैं उस काम को। तो फिर आपको क्या लगता है कि जब आप पहली बार इलेक्शन लड़े थे और आप जीते थे, उस टाइम में पॉलिटिक्स में घुसना ज्यादा मुश्किल था या आज की राजनीति में वहां पर टिके रहना मुश्किल है? देखिए बेसिक सवाल ये नहीं, बेसिक बात दूसरी है। उस समय 4 नर्सरी थी, छात्र राजनीति, मजदूर राजनीति, या एक हो मजदूर यूनियन, छात्र यूनियन, आपका लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय, प्रधान, प्रमुख, चेयरमैन, और दूसरी थी सहकारिता। अब ये चारों जो नर्सरी, इन्हें नर्सरी कहते थे राजनीति, इनसे आदमी तैयार होकर के निकलता था। राजनीतिक आदमी बहुत संवेदनशील होना चाहिए, बहुत सहनशील होना चाहिए, उसके जेब जुबान जांग पर कोई आरोप नहीं होना चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए, आर्थिक भी, चारित्रिक भी और राजनीतिक। तो ये वहीं से निकल करके लोग तप करके आते थे। अब वो नर्सरी सरकारों ने खत्म कर दी, भाजपा सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दी। भाजपा सरकार चाहती है कि राजनीति, परिपक्व राजनेता राजनीति में ना आए, इसलिए। तो जैसे राजनीति में इतनी सारी चीजें खत्म करी हैं, तो जो हमारा वोटर है, जब वो वोट डालने जाता है, तो वो ज्यादा समझदार हो गए हैं कि वो बीजेपी को या किसी भी पार्टी को वोट देते हैं, या फिर वो इन्फ्लुएंस में आ गए हैं लोगों की सोशल मीडिया की वजह देखिए मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया प्रभाव छोड़ता है, प्रचार भी प्रभाव छोड़ता है। आप देखिए आज सारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, सब सरकार के कब्जे में। ऐसे हालात में लोगों पर इम्प्रेशन तो होता है, पर अति बुरी होती है हर चीज, और अंत हर चीज का होता है। हमने वो दौर भी देखा है जब लोग ये कहते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और इंडिया जी हार गई चुनाव, और ये दौर भी देख रहे हैं। दूसरा दौर भी आएगा। अभी एक काकरोच कहकर के एक रिएक्ट किया सीजीआई ने, उसका कितना जबरदस्त रिएक्शन हुआ, कितना जबरदस्त रिएक्शन हुआ उसका, काकरोच का। तो ये एक शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये शुरुआत है। इसका मतलब है कि लोग अब इनकी बात को पकड़ने लगे। अगर मैं कहूं, कोई कहे, उस बात को लोग बारीकी से वाच करते हैं और पकड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में रिएक्शन होंगी। अब हर आदमी पूछता है कि जब हमारे देश में डीजल की, पेट्रोल की, गैस की किल्लत है, तो हमारे यहाँ की रिफाइनरी दूसरे देशों को डीजल पेट्रोल क्यों भेज रही है? पूछता है नहीं पूछता? जी बिल्कुल। आदमी पूछता है कि भाई जब कांग्रेस के राज में 400 रुपए का सिलेंडर था तो ये सड़क पर बैठते थे, अब क्यों नहीं बैठते? और ये भी आदमी सवाल करता है कि भाई ये एपेस्टिन फाइल क्या है, ये भी सवाल करता है आदमी जो नहीं जानता कि भाई सरकार जो है, इन्होंने सोने की खदान अदानी को क्यों दे दी खान? सोना तो देश की धरोहर थी, और हम गरीब से सोना छीन रहे, मंगलसूत्र छीन रहे हैं। तो ये तो सब मामले हैं। देखिए जनता वाच करती है, और जब भी रिवॉल्यूशन होगा जनता से। तो जैसे आपने कॉकरोच की बात करी, हमारे चीफ जस्टिस ने बोला, फिर एक कॉकरोच जनता पार्टी आई, बहुत सारे लोगों ने उसको फॉलो किया। आपको क्या लगता है कि जो युवा हैं हमारे देश के, उन्होंने एक नई पार्टी को सपोर्ट किया जो एक सोशल मीडिया पे बनी है? ये पार्टी को नहीं सपोर्ट किया, उन्होंने उस बात को मेरे विचार से डिसलाइक किया, उस टिप्पणी को डिसलाइक किया जो टिप्पणी माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने की।
उस टिप्पणी को उन्होंने अपने तरीके से डिसलाइक किया। तो उसका उन्होंने जो रिएक्शन पाया वो एक नई पार्टी को ज्वाइन करके बनाया। पार्टी ज्वाइन नहीं हुई ना, पार्टी कहीं है वो, और पर हो भी जा कल का भविष्य क्या पता। इस हिंदुस्तान है बहुत बड़ा देश है, और जनता को जनार्दन कहा गया, हमारे शास्त्रों में जनार्दन कहा गया। जनार्दन माने भगवान, जनता तो भगवान है। जैसे जनता भगवान है और आपने ये भी कहा कि मंगलसूत्र ले लिया क्योंकि गाय सोना ना ले इंसान, तो क्या ये जो बीजेपी है वो हिंदुत्व का इतना चलाती है अपना, लेकिन तब भी हिंदू खतरे में क्यों है हमारे देश में, ऐसा क्यों अच्छा कहा मुझे जाता एक है? बात बताओ, देश में 80 सैकड़ा लोग हिंदू हैं जी और हिंदू तो खतरे में है। देश की राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, हालांकि हमारे देश की सेनाएं बहुत अनुशासित और बहुत एक तरह से गौरवशाली इतिहास है सेनाओं का। वो धर्म और जाति की मैं कभी नहीं अपने आप को बांधते, ना क्षेत्र में बांधते, वो देश हित की बात करते हैं सेना। जी परंतु फिर भी आपका सीजेआई हिंदू, आपका चीफ मिनिस्टर सारे हिंदू, डीजीपी हिंदू, और हिंदू खतरे में। एचएम हिंदू, पीएम हिंदू, सीएम हिंदू, डीएम हिंदू, और हिंदू खतरे में। तो फिर ये छोड़ो, ये अलग हटा, हम लोग सरकार चलाएंगे और हिंदू खतरे में रहने का। ये तो भय बना रहे, ये भय बना करके अपनी फेलियर को छुपाने के लिए भोली भाली जनता को धर्म के अंधकार में धकेल करके और उनका वोट हासिल करना इनका उद्देश्य है। और अभी तो इनका उद्देश्य पूरा हो रहा, पर लिटरेसी रेट बढ़ा है, लोगों ने आकलन करना शुरू किया है। अब जो मैं सुन रहा हूँ, जो चर्चाएं सुनता हूँ, तो उसमें लोग रिएक्ट करते हैं और दबी जुबान से, अभी तो दबी जुबान से कह रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता खुली जुबान से भी कहना शुरू कर देंगे सरकार की नाकामयाबी। जैसे अभी बंगाल में इलेक्शन हुए थे और फिर ममता बनर्जी का उस पर रिएक्शन ये आया था कि वोट चोरी हुई है, वोट गलत डले हैं। कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी पूरा एक वो बनाया था और दिखाया था कि कितने वोट गलत आए हैं। तो जब पार्टी जीतना भी चाहे, लेकिन अगर ऐसी बेईमानियां उन लोग के हिसाब से होती हैं, तो कैसे कोई और पार्टी सत्ता में आ सकती है? देखिए, बंगाल को आपके सामने 92 लाख वोट काटे गए। उसके बाद चुनाव में जिस प्रकार का आचरण सरकार ने किया, सारी सेंट्रल फोर्सेस लगाई, आईपीएस अफसर कैंडिडेट के घर पे जाकर के धमका रहे, वीडियो वायरल हो रहा, सब जगह इन्होंने हर तरह का काम किया। वो लोग अच्छे लोकतंत्र के अच्छे चिन्ह नहीं थे, और सजग तो होना पड़ेगा। ये एन केन परकेन सत्ता में बने रहना चाहते हैं। देखिए, लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार होती है। जी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल और गवर्नमेंट बाय द पीपल। यस। और जब सब चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो, इन्हें क्या दिक्कत है? हर चुनाव में एक आध स्टेट छोटा मोटा छोड़ देते हैं जिसमें अपोजिशन जीत जाता है, और ये कहने लगे भाई देखो वहां जीत के वहां तो इन्हें ये ठीक लग रही, यहाँ गलत लग रही। तो इनका तो ये इतिहास है। तो जैसे बीजेपी में एक ये भी कहा जाता है कि उसमें परिवारवाद बिल्कुल नहीं है, लेकिन बोलते हैं समाजवादी में, कांग्रेस में परिवारवाद है कि उसमें एक पिता होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, नेता बनते हैं या एमपी बनते हैं, उसके बाद उनका पुत्र आते हैं। आपके भी बेटे अब एमएलए पंकज बने जी का हैं। मेरा बेटा नॉमिनेट नहीं हुआ, इलेक्शन लड़ा, संघर्ष की भट्टी में तप करके आया। आप किसी को
रोक नहीं सकते किसी काम से। वो जनता के सामने प्रस्तुत हुआ, जनता ने उसको लाइक किया, पहले डिसलाइक किया, और जनता ने वोट देकर के उसको इलेक्ट किया। ये तो राजनाथ सिंह जी का बेटा भी है, पंकज सिंह, उसको भूल जाते हैं आप। राजनाथ सिंह के सुपुत्र भी तो है। तो जनता का प्यार हासिल करने के लिए तपस्या करनी, वो हमारे बेटे ने की, हमने की, इसलिए नतीजा मिला। आपने कभी सोचा था कि आप और आपके बेटे एक ही उसमें, एक ही फील्ड में आएंगे, एक ही सत्ता में होंगे? सोचा क्यों था? और सोच के तो चुनाव ही लड़ा था उसे। वो कोई बगावत करके थोड़ा ही लड़ा था, वो तो हमने लड़ा था, वो लड़ा था। मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि मेरे दोनों पुत्र आज्ञाकारी। वो ऐसा नहीं, हम अपने माता पिता के, अपने परिवार के बड़ों के आज्ञाकारी रहे, वो हमारे आज्ञाकारी है। ये तो हेरिडिटी कैरेक्टर, तो ऐसा नहीं, वो हमने सोच के ही लड़ा था। तो फिर जैसे कहा जाता है कि परिवार होता है तो किसी बाहर वाले का पॉलिटिक्स में आना मुश्किल हो जाता है। आपका कोई परिवार नहीं था पहले पॉलिटिक्स में, लेकिन आप आए। लेकिन अब जब जैसे परिवारवाद चलता आ रहा है तो उसमें जब मैं पैदा हुआ, जब भी मेरे ताऊ जी प्रधान थे गाँव, और हमारे रिश्तेदार सरकार में मंत्री भी थे, तो ऐसा नहीं है, पहले से लोग रहे, उस समय है। और समय इस बात का द्योतक है। कुछ लोगों को पीड़ा होती है, जो आप नाम नहीं ले रहे, मैं भी नाम नहीं लेता, बट वो भी बहुत प्रयास करते हैं, उन्हें प्रयास करते रहना चाहिए। न क्या पता कब जनता खुश होगा। हम लोगों को काम अच्छे करें, मेहनत करें, तो जनता भी स्वीकार कर लेती है। तो उन लोगों से भी कहना चाहूँगा, उन्हें भी अच्छी मेहनत करनी चाहिए, काम अच्छे करने चाहिए, जनता स्वीकार करे। आपकी नजरों में सबसे बड़ा किसानी नेता कौन है अखिलेश यादव। और क्यों है वो आपकी नजरों में सबसे बड़े वो काम करे, किसानों की लड़ाई लड़ाई। देखिए उस आदमी ने अभी घोषणा कर दी, देखिए हम गन्ने की बेल्ट के लोग बैठे, मैं एमएलए था, खंडसारी उद्योग समाप्त हो चुका था, खड़े कोल्हू पर लाइसेंस था, रोज इंस्पेक्टर खड़ा रहता था, वो सबसे पहले खत्म आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने किया, समाजवादी सरकार ने किया। उसके बाद चीनी मिलों का जो एरिया का बढ़ा घटा 15 किलोमीटर, वहां 25 किलोमीटर के बजाय, वो भी जनता दल की सरकार में हुआ, जो समाजवादियों की सरकार। वीपी सिंह पीएम थे, मुलायम सिंह जी सीएम थे, और अजीत सिंह जी शायद मिनिस्टर, केंद्र मिनिस्टर थे। तो तब जाकर के वो हुआ था। अब इन्होंने घोषणा, हाँ, और गन्ने का भुगतान चेक के द्वारा बैंक खाते में भेजने का काम भी आदरणीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने किया। और इसके साथ ही अब जो है, अब उन्होंने घोषणा कर दी कि 24 घंटे के अंदर गन्ना भुगतान होगा, किसान के खाते में चला जाएगा। और घोषणा ही नहीं करी, बता भी दिया 15,000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड बनाएंगे, किसान गन्ना तोलेगा, पर्ची आएगी, उससे लिंक रहेगा, तुरंत क्लिक हो जाएगा, उसके खाते में पैसा चला जाएगा, और मिल से जब पैसा आएगा तो 15,000 करोड़ का पूरा कर। तो जो किसान का, उन्होंने कहा कि धान के किसान के लिए हम प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, आलू के किसान के लिए कहा, मटर के किसान के लिए कहा। जो आदमी किसान का इतना करता है उसको हम क्या कहेंगे, किसान नेता तो है ही वो। जी, तो जैसे अखिलेश यादव जी हैं, वो अब चुनाव आने वाले हैं और उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस बनाई है, तो क्या लगता है आपको कि अलायंस सिर्फ इलेक्शन तक की है या फिर ये आगे भी जाएगी? ये राष्ट्रीय नेतृत्व के सवाल है, मेरा सवाल, ये मेरे स्तर पर। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि जैसे आजकल की युवा है, उनको अगर आप कुछ संदेश देना चाहें, कुछ एडवाइस देना चाहें, तो वो आप क्या देना चाहेंगे? भाई युवा मन लगा करके पढ़े और
जो भी है अपने अच्छे संस्कार लें अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से और सोसाइटी से, बुराइयों से दूर रहें। सबसे बड़ा तो मैं ये अनुरोध करूंगा, पढ़ाई में मन लगाओ, नशे पते से दूर रहें। जो नशे का बीमारी फैली है उससे बचे और अपना मन लगा, जो भी करें अच्छा काम करें और मन लगा कर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ। धन्यवाद। वाह, कितना सीखने को मिला हमें इस पॉडकास्ट से, कितना समझ आया कि क्या पॉलिटिक्स में चलता आ रहा है, और एक अलग नज़रिया देखने को मिला। ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई स्पेस पॉडकास्ट। तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।